जैसा कि आज चैप्टर है हमारा पहला बड़े भाई साहब, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, यानी इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। आप चित्र देख रहे होंगे। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी, संक्षिप्त जानकारी हम प्राप्त करेंगे। 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था। अगर आप देखेंगे तो ब्रैकेट में यानी कोष्ठक में लिखा है 1880 में जन्म है। 1936 में इनका देहावसान यानी सुरलोक। तो 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लमही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। किस नाम से? यानी बनारस के लमही नामक गांव में 31 जुलाई सन 1880 को इनका जन्म हुआ और इनके जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय नाम से और हिंदी में प्रेमचंद नाम से इन्होंने लेखन कार्य को शुरू किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते थे। यानी निजी व्यवहार यानी जो अपना निजी कार्य करते थे और जो पत्राचार करते थे धनपत राय नाम से करते थे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, इनकी जो रचना है सोजे वतन, अंग्रेज़ सरकार ने जब्त कर लिया था। अंग्रेज़ सरकार ने क्यों जब्त कर लिया? क्योंकि इन्होंने इसमें ऐसा बताया जाता है कि सोजे वतन में इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफत लिखा हुआ था, यानी उनके अपोजिट यह रचना थी, इसलिए उन्होंने उसको जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। पत्रिकाओं मतलब मैगजीन का संपादन भी किया। कुछ समय बम्बई की फिल्म नगरी में भी बिताया, यानी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी काम किया। उन्हें रास नहीं आई, यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी, यानी उनकी कई ऐसी रचनाएं हैं जिस पर फिल्म बनाई गई। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। इनके नाम पर ही मुंशी प्रेमचंद युग के नाम से इनका युग भी चलता था, यानी वो जो समय था वो मुंशी प्रेमचंद के युग के नाम से जाना जाता है। उसके पहले का काल को प्रेमचंद पूर्व काल और प्रेमचंदोत्तर काल, उनके बाद के काल को कहा जाता है। तो इस प्रकार उन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाने लगा। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली। परिपाटी मतलब लेखन शैली, राइटिंग का जो लिखने का जो ढंग होता उसको भी उन्होंने बदलने का प्रयास किया। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी, यानी अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी। साहित्य मतलब लिटरेचर में जगह दी, प्लेस दिया, जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिलती। यानी अन्य जो लेखक थे उन्होंने अमीर लोगों के बारे में लिखा, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जो थे वो एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने गरीबों की, दलितों की, समाज के पिछड़े लोगों के बारे में साहित्य को लिखा था। यानी उन्होंने गरीब, दबे कुचले व्यक्ति जो समाज के थे उनको उठाने का कार्य करने के लिए उन्होंने उनको साहित्य में लाने का प्रयास किया। तो प्रताड़ना और लांछन से ही मिले थे, उनको भी उन्होंने अपने साहित्य में जगह दिया। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हो जाता है, यानी 8 अक्टूबर 1936 को उनकी डेथ हो जाती है। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियाँ लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं, यानी 8 पार्ट्स हैं किसके? मानसरोवर के। मानसरोवर उनका जो है संग्रह है, कहानियों का संग्रह है, संकलित हैं उसी में। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और कृषि और गरीब परिवार से का इसमें वर्णन किया गया है। उपन्यास गोदान है पहला, दूसरा गबन, तीसरा है प्रेमाश्रम, चौथा सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकलाप, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास ऐसा था जो अधूरा रह गया था, उसका नाम ही है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उपन्यास था वो जो इनको अधूरा उपन्यास रह गया था, उसको पूरा नहीं कर पाए। तो ये हम मुंशी प्रेमचंद जी की संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में आपको बताए हैं। और जो आज का है बड़े भाई साहब जो पाठ है, उस पाठ के बारे में भी मैं एक आपको छोटा सा सारांश बता देता हूँ कि उस पाठ में है क्या। अभी तुम छोटे हो इसलिए काम में हाथ मत डालो। यानी घर के लोग जब छोटा कोई बच्चा काम करने के लिए, जब हम लोग कोई काम करते होते हैं, हम लोगों के बीच में जब कोई छोटा बच्चा आ जाता है तो उसको हम डांट करके भगा देते हैं कि तुम छोटे हो, हटो यहाँ से, तुम्हारे बस का ये काम नहीं है। उसको ऐसे डांट कर फटकार करके हम भगा देते हैं।
यानी तुम काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो हमें कोई ना टोकता। यानी जिस बच्चे को हम डांट देते हैं कि तुम यह काम नहीं कर सकते हो, वह उसके मन में ऐसी भावना आती है, ऐसे विचार आते हैं, ऐसे सुनते हैं और ऐसे सोचते हैं कि काश मैं भी बड़ा होता तो मैं भी इस कार्य को करता और मुझे कोई टोक नहीं सकता था। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा। इस भुलावे में मतलब इस भ्रम में मत रहिएगा, इस डाउट में मत रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार मिल जाता है। यानी बड़ा हो जाने से मुझे सब कुछ करने का राइट्स मिल जाएगा, इस डाउट में मत रहो। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है। जो घर का बड़ा व्यक्ति होता है या घर का समझदार व्यक्ति होता है, उसे कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिसको करने से उसे रोकना पड़ता है। अपने आप को उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। यानी उस उम्र के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको बेधड़क करते रहते हैं, यानी उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती है। लेकिन अगर उस घर का वह बड़ा लड़का है तो उसे उस कार्य को करने में रुकना पड़ता है। जानते हो क्यों? उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते हैं, जो उसके उम्र के हैं। लेखक कह रहा है कि जो उसके उम्र के लड़के थे और वो उस कार्य को बेधड़क करते थे, बिना सोचे समझे कर डालते थे। लेकिन मैं अपने उस कार्य को करने में अपने आप को रोकता था। क्यों रोकता था? क्योंकि मैं अपने घर का बड़ा लड़का था, वो अपने घर के बड़े लड़के नहीं थे। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं, जो हैं तो छोटे ही, उम्र में तो छोटे हैं, लेकिन अपने घर के बड़े बच्चे हैं। लेकिन घर में उनसे छोटा एक और भाई है, यानी उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनमें बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। उम्र में कुछ ही साल बड़ा होता था, लेकिन उससे कुछ अपेक्षाएं की जाने लगी, यानी उससे कुछ उसके बारे में कुछ सोचा जाने लगा और यह सही कार्य करे, ऐसी मन की भावनाएं आने लगी थी। बड़ा होने के नाते वे खुद भी यही चाहते थे और कोशिश करते थे कि वह जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे, यानी छोटे भाई के लिए एक एग्जाम्पल्स का काम करने लगे, एक उदाहरण का काम करने लगे, एक उनके सामने एक अच्छी अपनी इमेज, जिसको कह सकते हैं आप, इमेज के रूप में काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है, यानी व्यतीत हो जाता है। तो इस तरह से इस पाठ में, बड़े भाई साहब पाठ में आपको बताया गया है। और कल आपको हम पढ़ाएंगे आपका प्रश्न पाठ बड़े भाई साहब। तो आज बच्चों यहीं तक।